आपके अपने YouTube चैनल UPSC Info 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये सिविक्स के लिए अगर आप PGT, TGT, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। ये अगला भाग 9 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? आपको बताना है। अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी, व्यापक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थायी। संप्रभुता की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अस्थायी संप्रभुता की विशेषता नहीं है। व्याख्या देखते हैं। अस्थायी संप्रभुता की विशेषता नहीं है। हब्स ने संप्रभुता की विशेषता में निम्न को शामिल किया है। इसमें क्या क्या है? सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, अविभाज्य, निरंकुश। हब्स ने राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया है। हब्स ने राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया है। आगे देखिए, कौन सी विधि को राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? कौन सी विधि को राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि, लोक विधि। तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 135 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। जनतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा किसने दी थी? ये आपको बताना है। जेम्स ब्राइस, A.L. लावेल, जॉन सीले, A.V. डाइसी। तो आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? तीसरा, सीले। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो सीले ने कहा है जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। व्याख्या देखिए। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह कथन जॉन सीले का है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के डोमोस एवं क्रेसिया से हुई है। डोमोस का अर्थ है लोक तथा क्रेसिया का अर्थ है शासन, अतः लोकतंत्र या जनतंत्र का आशय लोगों के शासन से है। आगे देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, फासीवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मार्क्स को माना जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं मार्क्सवाद के रूप में भी क्या ये जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में मार्क्सवाद को जाना जाता है। फ्रेडरिक एंजिल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा किसने गुलामों को बाहर रखा? नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या रखा है? गुलामों की, जो गुलाम है उनको नागरिकता की अवधारणा से बाहर रखा है। व्याख्या देखिए। नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने गुलामों को बाहर रखा है। अरस्तु ने नागरिकता के लिए किसी को निम्न आधार पर अयोग्य नहीं माना। उसका आवासीय स्थान या मुकदमा करने की उसकी क्षमता और उसका जन्म, वंश, रक्त। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो किसी भी राज्य में जानबूझकर
प्रशासन या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति रखता है। तो ये इसका कथन था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज, सर्वोदय। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोदय। निम्न में से कौन सा गांधी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो वो कौन सा है? सर्वोदय। व्याख्या देख लीजिए। गांधी जी का सर्वोदय विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय से तात्पर्य है सबका उदय। गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य और अहिंसा है। गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे। आगे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो ये कौन सी मानी जाती है संघ की महत्वपूर्ण विशेषता? तो आंसर हो जाएगा संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है संघ की। व्याख्या देखिए, संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 7 में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित सूची दी गई है। यह 3 प्रकार की होती हैं। जो सूचियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो संघ सूची है वो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है संघ सूची पर। राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है उन पर। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन जो प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है, वो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसी को लागू किया जाएगा, जो समवर्ती सूची के विषय होंगे उन पर। आगे देखिए, लैटिन शब्द मैडेमस का अर्थ है। लैटिन शब्द मैडेमस का अर्थ है। मैडेमस मतलब परमादेश। तो मैडेमस का अर्थ बताना है, तो परमा आदेश का क्या अर्थ है ये बताना है। सशरीर प्रस्तुतिकरण, अधीनस्थ न्यायालय में वाद को हटाना, प्राधिकारी को चुनौती देना, हम आदेश देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। परमादेश का यही अर्थ है। व्याख्या देख लीजिए, लैटिन शब्द मैडेमस का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तब उसे परमादेश के द्वारा कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। ये सब जो है दिया जाता है ये अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 याद रखेंगे। ये रिट होते हैं 5 प्रकार के, उनको जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा का कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो सभी को मालूम है, 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा 5 वर्ष के बाद विघटित हो सकती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है, अस्थायी सदन है। लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद वह स्वतः विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके विरुद्ध न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन वो जो होगा विघटित करेगा, वो मंत्रिमंडल जब सिफारिश करेगा उसमें हो सकता है। ठीक है, एक सिचुएशन होता है, डायरेक्ट नहीं। आगे, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद कोई नहीं है। ये भारत का पूछ रहा है, विदेश का पूछेगा तो वो
न्यायालय आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, लेकिन ये भारत का पूछा है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय हैं। तो शीर्ष पे सबसे अगर पूछा जाएगा तो वो उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन ही उच्च न्यायालय है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में वर्णन किया गया है। 26 का देख लीजिए। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सरकार है? संघीय सरकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी सरकार है? संघीय सरकार है। फ्रांस में कौन सी सरकार है? एकात्मक सरकार है। तो कनाडा में कौन सी सरकार है? एकात्मक सरकार है। तो शायद ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि कनाडा ही संघात्मक जो शासन वहीं से शायद लिया गया है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था वहीं से लिया गया है हम लोगों का। उपयुक्त में दिए गए विकल्प 4 सही सुमेलित नहीं है। कनाडा में एकात्मक सरकार का गठन नहीं होता है, बल्कि कनाडा में संघीय सरकार के गठन की व्यवस्था है, और सभी विकल्प सही है। तो कनाडा में क्या है? कनाडा में संघीय सरकार है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है कार्यपालिका का प्रमुख? तो ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो अमेरिका का जो कार्यपालक होता है वो कौन सा होता है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति। दोस्तों कौन? तो राष्ट्रपति, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यही आंसर होगा तीसरा। इससे नंबर दे दिया है, दूसरे पे है लेकिन पॉइंट तीसरा ही दिया है, तो तीसरा होगा मतलब राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा न होकर निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, और जो बाइडन पहले ट्रंप थे। ठीक है, 45वें। जो बाइडन से पहले जो अभी हुए हैं वो ट्रंप थे। ट्रंप को हराकर इन्होंने बाइडन साहब बने हैं। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति का उपयोग करता है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति का उपयोग करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 3 संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जो संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है। तो ये आजीवन वाले पे आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। 29 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन किया? निम्न में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? तो किसने किया है? ये सभी को मालूम है, ये हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंधों पर अध्ययन किया। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार हेतु 1983 में न्यायमूर्ति R.A. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1987 में सरकार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विकसित हो गया है उसका नाम बताना है। तो उसका दल क्या है? रेडिकल पार्टी। जो रेडिकल पार्टी है उसका विकसित हो गया है, उसका नाम है। और यहाँ देख लीजिए, रेडिकल पार्टी फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल है जो अब विकसित हो गया है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। फ्रांस बहुदलीय व्यवस्था है। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रपति ही देश का सर्वेसर्वा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका अगर
एम है टीजीटी पीजीटी, तो आपका बिना प्रैक्टिस सेट का तो होगा नहीं, प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तैयारी करनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।